Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Kadamba Dynasty. तो हम जानेंगे कादम्बा डायनेसिटी के बारे में. An inscription believed to be from the 10th century AD Kadamba period, written in Kannada and Sanskrit, has been discovered in the Mahadev temple at Kakoda in southern Goa. तो कहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो एक इंस्क्रिप्शन है जिसको माना जा रहा है कि 10th सेंचुरी एडी कादम्बा पीरियड का है, जिसको लिखा गया है कन्नड़ और संस्कृत भाषा में. इसको डिस्कवर किया गया है महादेव टेम्पल के पास ककोडा में, साउथर्न गोवा में. ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कॉमरेट कर रहा है जो डेथ हुआ था गुंडया सन ऑफ ताराया नेवया का, जिन्होंने लड़ा था और उनकी मृत्यु हुई थी फुलफिल करने में अपने फादर के डिजायर को कैप्चर करने के लिए गोपुरा को, पोर्ट ऑफ गोवा पे. कदम्बास ऑफ गोवा, जो कदम्बा से गोवा के, इनके बारे में हम जान लें. कदम्बास ऑफ गोवा जो है ओरिजिनली ये सबऑर्डिनेट से चालुकिया ऑफ कल्याणा के, जो कि एक पावरफुल डायनेसिटी था मेडाइवल इंडिया का. Kadamba Sastevdeva, a prominent figure among the Kadamba, was appointed at the Mahamandaleswara of Goa by Chalukyan Emperor Talipa II. जो कदम्बा सस्तदेवा थे, जो कि एक प्रोमिनेंट फिगर थे कदम्बास के बीच में, उनको अपॉइंट किया गया था महामंडलेश्वरा के रूप में गोवा का चालुकियन एम्पायर तैलपा II के द्वारा. कदम्बा सचदेवा ने अलायंस में थे चालुक्या के साथ और उन्होंने अचीव किया था मिलिट्री सक्सेस को ओवरथ्रो करके राजकुटास को. उन्होंने कंक्योर किया था जो सिटी था तंजावरे का 1960-80 पे. बाद में उन्होंने एक्सपेंड किया था अपने कॉन्क्वेस्ट को, जो पोर्ट था गोपापटना तक का, जो कि आज का प्रेजेंट डे गोवा पे पड़ता है. तो वहाँ तक उन्होंने एक्सपेंशन किया था अपने टेरिटरी का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनिशिएटिव एट द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व. तो जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, इसके बारे में हम जान ले. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन इंडिया शोकाज अ सक्सेसफुल रिवाइवल ऑफ टाइगर पॉपुलेशन थ्रू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट. जो आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है भारत का, इसने दर्शाया है एक सक्सेसफुल रिवाइवल को टाइगर पॉपुलेशन का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट के माध्यम से. तो जो इनिशिएटिव लिया गया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, इसको हम जान लें. डिजिटल एंड इंटेंसिव पेट्रोलिंग, डिजिटली और इंटेंसिव पेट्रोलिंग किया गया है. अडॉप्ट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक आई का प्रोजेक्ट EI के मदद से, और इंक्रीज किया गया फुट पेट्रोल को ताकि कॉम्बेट किया जा सके पोचिंग को और मॉनिटर किया जा सके वाइल्ड लाइफ मूवमेंट को. हैबिटेट मैनेजमेंट, meticulous management of grassland and water resources, including the development of palatable grasses and water holes for the prey base. मेटिकुलस मैनेजमेंट किया गया है ग्रासलैंड और वाटर रिसोर्सेज का, जिसमें कि डेवलप किया गया है पैलेटेबल ग्रासेस को और वाटर होल्स को प्रे बेस के लिए. स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया गया है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को फैसिलिटेट करने के लिए मूवमेंट को. ये रिड्यूस कर रहा है इनब्रीडिंग को और कंट्रीब्यूट कर रहा है हेल्दियर टाइगर के पॉपुलेशन को. कम्युनिटी के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है, तो इंट्रोडक्शन किया गया है लिविंग विद टाइगर इनिशिएटिव को और बी हाइव फेंसिंग प्रोजेक्ट को कॉर्बी हनी के रूप में, ताकि मिटिगेट किया जा सके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को. लिविंग विद टाइगर इनिशिएटिव फोकस कर रहा है कि कल्टीवेट किया जाए सेफ प्रैक्टिसेस को और बिहेवियर को एमिस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो को देखते हुए. कल्चर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो रिकॉग्नाइज किया गया है टाइगर के रोल को भारत के रिलीजियस और मिथोलॉजिकल आइकोनोग्राफी के रूप में, जिसके कारण इंक्रीज हुआ है पब्लिक और पॉलिटिकल सपोर्ट भी. अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हम जान ले. तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में हेले नेशनल पार्क के रूप में. बाद में इसको डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व के रूप में 1973 पे. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क है और इनॉग्रल पार्टिसिपेंट है प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के दौरान जिसने पार्टिसिपेट किया था. ये आपका लोकेटेड है शिवालिक हिल में हिमालयाज के. ये फैला हुआ है पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के. तो कौन कौन से जिला में ये फैला हुआ है, किस स्टेट का इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसको रिकॉग्नाइज किया गया है ग्लोबल प्रोमिनेंस के लिए. ये जो रिजर्व है ये रिकॉर्ड करता है एक इम्प्रेसिव इंक्रीज को टाइगर डेंसिटी का, जो कि आपका 260 हो गया 2022 में. पहले ये 2031 था, 4 ईयर पहले की अगर हम बात करें तो. रिजुआपे टेक्नोलॉजी एट इंडो चाइना बॉर्डर, तो जो आपका रिजुपावे टेक्नोलॉजी की बात कही गई है इंडो चाइना बॉर्डर में, इसके बारे में हम जान लें. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू इनहेंस द ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ द डिफेंस फोर्सेज along the Indo-China border in अरुणाचल प्रदेश by using an indigenous technology called रिजुआपे. जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने प्लान किया है कि वो इन्हेंस करेंगे ऑपरेशनल कैपेसिटी को डिफेंस फोर्सेस का
इंडो चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में उपयोग करके जो इंडिजिनसली टेक्नोलॉजी है रिजू वापे का। ये रिजू वापे है क्या? रिजू वापे डेवलप बाय CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिजू वापे इज ए बायो ऑयल बेस्ड asphalt modifier that reduces the heating requirement of bituminous mixes and preserve their temperature during transit। इसको डेवलप किया गया है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। रेजू पावे एक बायो ऑयल बेस्ड एसफॉल्ट मॉडिफायर है जो कि कम कर देता है जो हीटिंग रिक्वायरमेंट है बिटुमिनस मिक्सेस का, और ये प्रिजर्व करता है टेम्परेचर को ट्रांजिट के दौरान। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एड्रेस कर रहा है जो चैलेंज है कंस्ट्रक्शन को लेकर मेंटेन करने के लिए बिटुमिनस रोड को हाई एल्टीट्यूड एरिया पे लो और सब जीरो टेम्परेचर के दौरान। The BRO has successfully applied Rijupape at the world highest Sela Road tunnel and LDY road section near the China border in Arunachal Pradesh. The technology is developed using a bio-based eco-friendly product with 100% bio oil। अब बॉर्डर रेट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली अप्लाई किया है रिजुवापे टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड के हाईएस्ट शेला रोड टनल और LDY रोड सेक्शन के लिए, जो कि आपका चाइना बॉर्डर के पास है अरुणाचल प्रदेश के। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया गया है उपयोग करके बायो बेस्ड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का, जिसमें 100% बायो ऑयल का उपयोग किया गया है। सेला रोड टनल के बारे में भी हम जान लें। ये जो सेला रोड टनल है इसको एक्टिवेट किया गया था बिलो सेला पास के, जो कि आपका हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है। ये सिचुएटेड है एलिवेशन में 4200 मीटर 13,800 फीट अबव सी लेवल में। ये टनल का मकसद है प्रोवाइड करना ऑल वेदर कनेक्टिविटी को तवांग के एरिया के लिए। ये एक रिमोट और स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रिक्ट है इस रीजन का। ये आपका वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाईलाइन टनल है जिसका एल्टीट्यूड अबाउट 1300 फीट के आसपास है। इंडो चाइना बॉर्डर के बारे में भी हम जान लें तो भारत शेयर करता है टोटल बाउंड्री अराउंड 3488 किलोमीटर का चाइना के साथ, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है बांग्लादेश के बाद। तो सबसे ज़्यादा भारत बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है? बांग्लादेश के साथ, और सेकेंड चाइना के साथ। कितना? 3488 किलोमीटर। ये जो साइनो इंडिया बॉर्डर है ये जनरली डिवाइडेड है 3 सेक्टर पे। कौन कौन सा? वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। 5 स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ। तो कौन कौन सा स्टेट है ये इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न सेक्टर है ये आपका 2150 किलोमीटर का बॉर्डर है। दोनों साइड डिफर करते हैं। जो बाउंड्री है एरे लाइन का ये सेपरेट करता है जम्मू एंड कश्मीर को जिनजियांग प्रोविंस से चाइना का। इंडिया एक्यूज करता है चाइना को कि उसने इलीगली ऑक्युपाई किया है अक्साई चीन को और कुछ पार्ट को लद्दाख के रीजन का। 1962 का वॉर जो है उसको देखा जा रहा है एक फायर्स फाइटिंग ग्रुप में दोनों साइड के तरफ से। टेंस स्टैंड ऑफ जो है वो ओकेजनली दोनों ओर से हो जाता है, ये देखा गया है। मिडिल सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये आपका 625 किलोमीटर का एरिया है जो कि सबसे कम कंट्रोवर्शियल है तीनों में से। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है उसका बाउंड्री यहाँ पे है। दोनों साइड जो है कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है इस एरिया को लेके। ईस्टर्न सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये 1140 किलोमीटर का लॉन्ग बाउंड्री है। ये भी कंट्रोवर्शियल एरिया है। हिस्टोरिकली इसको रिफर किया गया था मैकमोहन लाइन के रूप में, जिसको कि चाइना नहीं एक्सेप्ट करता है क्योंकि मैकमोहन लाइन जो है ये एग्री किया गया था तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव एक्टिव के द्वारा, जबकि चाइना का मानना है पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है 85,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो उसका टेरिटरी है। ये दोनों साइड वो लड़ते हैं फायरसली सेक्टर को लेकर 1962 पे, लेकिन बाद में चाइना ने प्रिपेयर किया, इसको एडवांटेज लिया कुछ एरिया का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेरणा प्रोग्राम। PIB की न्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे हम प्रेरणा प्रोग्राम के बारे में। Ministry of Education, Government of India had launched the Prerna, an experiential learning program with the aim of providing a meaningful, unique and inspiring experience to selected students from class 9 to 12। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने लॉन्च किया है प्रेरणा एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम को, जिसका मकसद है प्रोवाइड करना एक मीनिंगफुल, यूनिक और इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस को सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 9 से क्लास 12 में होंगे। फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम, क्या फीचर्स इस प्रोग्राम का? इट इज अ वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल इनिशिएटिव हेल्ड एट वर्नाकुलर स्कूल वेयर स्टूडेंट विल बी गाइडेड बाय मेंटर फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। ये आपका वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल इनिशिएटिव है जो कि आपका वर्नाकुलर स्कूल में होगा, जहाँ पे स्टूडेंट को गाइड किया जाएगा मेंटर के द्वारा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के। The curriculum rooted in 9 value-based themes include activities such as yoga, mindfulness, meditation, experiential learning, thematic session and visit to ancient heritage site। और ये जो आपका करिकुलम है ये रूटेड है 9 बेस्ड थीम के ऊपर, जो कि इंक्लूड करता है एक्टिविटी को, जैसे कि योगा हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, मेडिटेशन हो गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, थीमेटिक सेशन और विजिट एंशिएंट हेरिटेज साइट का।
ये जो प्रोग्राम है ये इनकरेज कर रहा है पार्टिसिपेंट को कि वो एम्बॉडी करे जो स्पिरिट है वासुदेव कुटुंबकम का, और कंट्रीब्यूट करे बिल्ड करने में डेवलप्ड इंडिया को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो हम जानेंगे पृथ्वी विज्ञान स्कीम के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पृथ्वी विज्ञान स्कीम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2021 से 2026 के लिए, जिसका मकसद है स्टडी करना एटमॉस्फेयर, ओशियन, वेदर और अर्थ सिस्टम को साइंसेस की मदद से। तो ये जो है किस किस को मॉनिटर करेगा, कब से कब के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये पता होना चाहिए। The objective include enhancing long-term observation of the Earth system, developing modeling system for weather prediction, exploring polar and high sea region, and developing technology for oceanic resource harnessing. और ऑब्जेक्टिव जो है वो इंक्लूड करता है कि इन्हेंस किया जाए लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन को अर्थ सिस्टम का, डेवलप किया जाए मॉडलिंग सिस्टम को वेदर प्रिडिक्शन के लिए, एक्सप्लोर किया जाए पोलर और हाई सी रीजन को, डेवलप किया जाए टेक्नोलॉजी को ओशियनिक रिसोर्स हार्नेसिंग के लिए। इट इनकम्पासेस 5 ऑनगोइंग सब स्कीम अक्रॉस ओस्मार्ट, पेसर, सेज और रीच आउट। और ये इनकम्पास कर रहा है 5 ऑनगोइंग सब स्कीम को, जिसमें कि अक्रॉस, ओस्मार्ट, पेसर, सेज और रीच आउट है। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस अक्रॉस, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायनेमिकल मॉडल और प्रोवाइड करेगा फोरकास्ट सर्विस को। ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, ओ स्मार्ट जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए ओशियनिक एप्लीकेशन, सर्विसेज, फोरकास्ट और एडवाइजरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी को मैराइन और कोस्टल इन्वायरमेंट के लिए करेगा। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, पेसर, ये कंप्राइज करता है एंटार्क्टिक प्रोग्राम, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, साउथर्न ओशियन प्रोग्राम और क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम को। सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस, सेज, ये इनकम्पास करता है 6 एक्टिविटी को, जिसमें कि सिस्मोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, सेटिंग अप ए फैसिलिटी फॉर जियो क्रोनोलॉजी भी आता है। रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच, रीच आउट, ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अर्थ सिस्टम साइंस और देश के लिए, डेवलप करेगा स्किल मैन पावर को अर्थ सिस्टम साइंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्ट टू सेल। तो हम जानेंगे डायरेक्ट टू सेल के बारे में। SpaceX successfully launched the first set of Starlink satellite equipped with direct to cell capability। SpaceX ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है पहला जो सेट था स्टारलिंक सैटेलाइट का, जो कि इक्विप्ड है डायरेक्ट टू सेल कैपेबिलिटी के साथ। तो किसने किया है, क्या है ये, SpaceX ने किया है। डायरेक्ट टू सेल जो है ये रिफर करता है एक टेक्नोलॉजी को जो कि इनेबल करेगा कम्युनिकेशन सिग्नल को, जैसे कि टेक्स्ट मैसेज, वॉइस एंड डाटा को, कि वो ट्रांसमिट हो सकता है डायरेक्टली स्पेस बेस्ड सैटेलाइट की मदद से मोबाइल डिवाइसेस में, सेल फोन में। इसके लिए आवश्यकता नहीं होगी ट्रेडिशनल ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस कॉन्टेक्स्ट में SpaceX स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है डायरेक्ट टू सेल कैपेबिलिटी के माध्यम से अलो करता है डिलीवरी को वायरलेस सर्विस का, जिसमें कि नेटवर्क एक्सेस और कम्युनिकेशन सर्विस है मोबाइल यूजर्स के लिए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में उपयोग करके सैटेलाइट कनेक्टिविटी का। ये जो टेक्नोलॉजी है ये पार्टिकुलरली यूजफुल है रिमोट और अंडर सर्व रीजन में, जहां पे इस्टेब्लिश करना ट्रेडिशनल टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को काफ़ी चैलेंजिंग व इकोनॉमिकली अनफिजिबल हो जाता है। तो उस एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.